पुस्तक का नाम है मैं नुजूद हूँ 10 साल की और तलाकशुदा। लिखी है डेल्फिन जी ने। नुजूद एक आधुनिक न्यायिका। एक ज़माने में एक जादुई जगह थी जिसके घर भी उतने ही हैरान करने वाले थे जितने कि उसके घर, जो इतनी बारीकी नक्काशी से सजे थे कि वे आइसिंग से सजे जिंजर ब्रेड कॉटेज जैसे लगते थे। यह अरेबियन पेनिनसुला के सबसे दक्षिणी सिरे पर एक जगह थी जो लाल सागर और हिंद महासागर से घिरी हुई थी। एक ऐसी जगह जो 1000 साल के इतिहास में डूबी हुई थी, जहां ऊंची नीची पहाड़ियों की चोटियों पर एडोब बुर्ज बने हुए थे। एक ऐसी जगह जहां अगरबत्ती की खुशबू पतली पत्थर की सड़कों के कोने में खुशी से फैली हुई थी। इस देश का नाम है यमन, लेकिन बहुत समय पहले बड़ों ने इसे दूसरा नाम दे दिया, अरेबिया फ़िलिक्स, हैप्पी अरेबिया, क्योंकि यमन सपने जगाता है। यह शिबा की रानी का राज्य था, जो बहुत ही मजबूत और खूबसूरत औरत थी, जिसने राजा सुलेमान के दिल में आग लगा दी और बाइबल और कुरान के पवित्र पन्नों पर अपनी छाप छोड़ी। यह एक रहस्यमयी जगह है जहाँ मर्द कभी भी अपनी कमर पर गर्व से पहने हुए घुमावदार खंजर के बिना पब्लिक में नहीं दिखते, जबकि औरतें अपने चार्म को मोटे काले घूंघट के पीछे छुपाती हैं। यह एक ऐसी जमीन है जो एक पुराने ट्रेड रूट के किनारे किनारे है। एक ऐसा देश जहां से व्यापारी कारवां गुजरते हैं जो बढ़िया कपड़ों, दालचीनी और दूसरे खुशबूदार मसालों से लदे होते हैं। ये कारवां हफ्तों, कभी कभी महीनों तक बिना रुके हवा और बारिश के बीच चलते रहे, और कहानियों के अनुसार सबसे कमजोर यात्री कभी घर वापस नहीं लौटे। यमन को अपने मन की आंखों से देखने के लिए सोचिए कि यह सीरिया, ग्रीस और नेपाल से थोड़ा सा बड़ा देश है, जो एक साथ मिलकर अदन की खाड़ी में डूब रहा है। वहाँ उन तूफानी समुद्रों में कई देशों के समुद्री डाकू भारत, अफ्रीका, यूरोप और अमेरिका से में अपना व्यापार करने वाले जहाज़ों का इंतजार कर रहे हैं। सदियों पहले कई हमलावरों ने इस खूबसूरत जमीन पर अपना कब्जा करने के लिए लालच में आकर हार मान ली थी। इथोपिया के लोग अपने धनुष बाण लेकर किनारे पर आए, लेकिन उन्हें तेजी से भगा दिया गया। इसके बाद फारस के लोग आए, जिनकी बूहें घनी थी, ओह, जिन्होंने नहरें और किले बनाए और अलग अलग मूल निवासियों को भर्ती किया। दूसरे हमलावरों से लड़ने के लिए कबीले तैयार हो गए। फिर पुर्तगालियों ने अपनी किस्मत आजमाई और ट्रेडिंग की जगहें बनाई। बाद में ओटोमन्स ने चुनौती स्वीकार की और 100 साल से ज़्यादा समय तक देश पर राज किया। इसके बाद गोरी चमड़ी वाले अंग्रेजों ने दक्षिण में अदन में पोर्ट किया, जबकि तुर्कों ने उत्तर में अपनी दुकानें खोली। फिर जब अंग्रेज चले गए तो ठंडे इलाकों से आए रूसियों ने दक्षिण की तरफ अपना ध्यान लगाया। लालची बच्चों के बीच केक के लिए हुई लड़ाई की तरह देश धीरे धीरे दो हिस्सों में बट गया। बड़े लोग कहते हैं कि यह है अरब। फेलिक्स अपने हजारों खजानों की वजह से हमेशा से लोगों की जलन का विषय रहा है। विदेशी लोग इसके तेल के दीवाने हैं। इसका शहद सोने के बराबर कीमती है। यमन का संगीत मनमोहक है। इसकी कविता कोमल और सुडौल है, और इसका मसालेदार खाना हमेशा मन भावन होता है। दुनिया भर के आर्कियोलॉजिस्ट इस देश में इसके खंडरों के आर्किटेक्चर की स्टडी करने आते हैं। हमलावरों को अपना बोरिया बिस्तरा बांध कर जाते हुए अब कई साल हो गए हैं, लेकिन उनके जाने के बाद से ही यमन में कई सिविल वार हुए हैं, जो बच्चों की किताबों के पन्नों के लिए भी बहुत मुश्किल हैं। 1990 में एक हुआ। यह देश आज भी इन कई लड़ाइयों से मिले जख्मों से परेशान है, जैसे कोई बूढ़ा आदमी जो ठीक होने की कोशिश कर रहा हो, जिसने अपनी दिशा खो दी हो और फिर से चलना सीखना होगा। कभी कभी आप यह भी सोचते होंगे, इस अजीब देश में कानून कौन बनाता है, जहाँ कई लड़कियों और लड़के स्कूल जाने के बजाय सड़कों पर भीख मांगते हैं। यमन का हेड ऑफ स्टेट एक प्रेसिडेंट होता है, जिसकी फ़ोटो अक्सर दुकानों के डिस्प्ले विंडो पर सजी होती है। लेकिन इस देश में गवार पगड़ी पहनने कबीलाई सरदारों के पास भी होती है, जिनका गांव में बहुत दबदबा होता है, चाहे वह हथियारों की बिक्री का सवाल हो, शादी का, या खत के कॉमर्स और कल्चर का। फिर राजधानी सेना में उन शानदार मोहल्लों में धमाके होते हैं जहां दूसरे देशों के डिप्लोमेटिक रिप्रेजेंटेटिव रहते हैं। जो लोग टिंटेड खिड़कियों वाली बड़ी कार टिंटेड खिड़कियों वाली बड़ी कारें चलाते हैं और यमन के घरों में बेशक असली कानून पिता और बड़े भाई बनाते हैं।
मुश्किल से 10 साल पहले इस असाधारण और अशांत देश में एक नजूद नाम की एक छोटी सी लड़की पैदा हुई। नजूद एक छोटी सी चीज़ है, न तो रानी है और न ही राजकुमारी। वह है आम लड़की जिसके माता पिता और बहुत सारे भाई बहन हैं। अपनी उम्र के सभी बच्चों की तरह उसे लुक्का छिपी खेलना बहुत पसंद है और उसे चॉकलेट बहुत पसंद है। उसके रंगीन ड्राइंग बनाना पसंद है। वह समुद्री कछुआ होने का सपना देखती है क्योंकि उसने कभी समुद्र नहीं देखा। वह मुस्कुराती है जो उसके बाएं गाल पर एक छोटा सा डिंपल बन जाता। लेकिन 2008 की फरवरी की ठंडी और उदास शाम को वह प्यारी और शरारती मुस्कान अचानक कड़वे आंसुओं में बदल गई जब उसके पिता ने उसे बताया कि वह अपने उम्र से 3 गुना बड़े आदमी से शादी करने जा रही है। ऐसा लगा जैसे पूरी दुनिया उसके कंधों पर आ गिरी। कुछ दिनों बाद जल्दबाजी में उसकी शादी कर दी गई। छोटी लड़की ने अपना सारा ताकत इकट्ठा करने और अपनी बुरी किस्मत से बचने की कोशिश करने का फैसला किया। डेल्फिन मिनोई। अध्याय 1, इन कोर्ट। अध्याय 1, इन कोर्ट। 2 अप्रैल 2008। मेरा सिर घूम रहा है। मैंने अपनी पूरी जिंदगी में इतने सारे लोग कभी नहीं देखे। कोर्ट हाउस के बाहर यार्ड में हर तरफ भीड़ लगी हुई है। सूट और टाई पहने आदमी जिनकी आंखों के नीचे पीली फाइलों का बंडल दबा है। दूसरा आदमी जाना पहचाने हुए हैं जो उत्तरी यमन के गांवों का पारंपरिक टखनों तक लंबा ट्यूनिक। और फिर ये सभी औरतें इतनी जोर जोर से चिल्ला और रो रही हैं कि मुझे एक भी शब्द समझ नहीं आ रहा। मैं उनके होठ पढ़कर जानना चाहती हूँ कि वे क्या कह रही हैं, लेकिन उनके लंबे काले कपड़ों से मैच करते करते नकाब उनकी बड़ी गोल आंखों के अलावा सब कुछ छिपा देते हैं। औरतें गुस्से में लग रही हैं जैसे किसी बवंडर ने अभी अभी उनके घरों को तबाह कर दिया हो। मैं ध्यान से सुनने की कोशिश करती हूँ। मैं बस कुछ ही शब्द सुन रही हूँ। बच्चों की देखभाल, न्याय, मानवाधिकार, और मुझे सच में नहीं पता कि उनका क्या मतलब होता है। मुझसे ज़्यादा दूर नहीं एक चौड़े कंधों वाला विशालकाय आदमी खड़ा है जिसने अपनी पगड़ी आंखों तक ठूसी हुई है। उसके हाथ में कागजों से भरा एक प्लास्टिक का बैग है और जो कोई भी सुनेगा उसे बता रहा है कि वह यहाँ अपनी ज़मीन वापस पाने आया है जो उसने चुराई थी। वह एक पागल खरगोश की तरह इधर उधर भाग रहा है। वह लगभग मुझसे टकरा ही जाता। क्या अराजकता! यह अल का स्क्वायर जैसा होगा, सना के बीचों बीच जहाँ बेरोजगार मजदूर जाते हैं। वह जगह जिसके बारे में अब्बा पापा अक्सर बात करते हैं। वहाँ हर आदमी अपने लिए और भी सब सुबह सुबह पहली अजान के ठीक बाद दिन के लिए सबसे पहली नौकरी पाना चाहते हैं। जो मुआजिनों द्वारा मस्जिदों की मीनारों में दिन में 5 बार की जाने वाली पारंपरिक नमाज है। बेचारे लोग इतने भूखे हैं कि उनके दिलों की जगह पत्थर हो गए हैं और दूसरों की किस्मत पर तरस खाने का समय नहीं है। फिर भी मैं बहुत चाहता हूँ कि यहाँ कोई मेरा हाथ थामे, मुझे प्यार से देखे। क्या कोई एक बार मेरी बात नहीं सुनेगा? ऐसा लगता है कि मैं गायब हूँ, कोई मुझे नहीं देखता। मैं उनके लिए बहुत छोटा हूँ। मैं मुश्किल से ऊपर आता हूँ उनके पेट में। मैं सिर्फ 10 साल का हूँ, शायद उससे भी कम, कौन जानता है। मैंने कोर्ट हाउस की कल्पना अलग तरह से की थी। एक शांत, एक साफ जगह जो बड़ा घर, जहाँ अच्छाई बुराई से लड़ती है, जहाँ आप दुनिया की सभी समस्याओं को ठीक कर सकते हैं। मैंने अपने पड़ोसियों के टेलीविज़न पर पहले से ही कुछ कोर्ट रूम देखे थे जिनमें जज लंबे कपड़े पहने होते थे। लोग कहते हैं कि वे ही हैं जो ज़रूरतमंद लोगों की मदद कर सकते हैं। इसलिए मुझे एक को ढूंढना है और अपनी कहानी बतानी है। मैं थक गई हूँ। मेरे घूंघट के नीचे गर्मी है, मेरे सिर में दर्द है और मुझे बहुत शर्म आ रही है। क्या मैं आगे बढ़ते रहने के लिए काफ़ी मजबूत हूँ? नहीं। हाँ, शायद। मैं खुद से कहती हूँ कि अब पीछे मुड़ने में बहुत देर हो चुकी है। सबसे मुश्किल हिस्सा ख़त्म हो चुका है और मुझे आगे बढ़ना है। आज सुबह जब मैं अपने माता पिता के घर से निकली तो मैंने खुद से वादा किया कि जब तक मुझे वह नहीं मिल जाता जो मैं चाहती हूँ, मैं वहाँ दोबारा कदम नहीं रखूँगी। जाओ नाश्ते के लिए कुछ ब्रेड खरीदो, मेरी माँ ने मुझे देते हुए कहा। 150 यमनी रियाल, जिसकी कीमत लगभग 75 सेंट है।
जाहिर है मैंने अपने लंबे घुंघराले भूरे बालों को अपने काले हेड स्कार्फ के नीचे पिन किया और अपने शरीर को एक काले कोट से ढक लिया जो सभी यमनी औरतें पब्लिक में पहनती हैं। कांपते हुए बेहोश महसूस करते हुए मैं थोड़ी दूर चली और फिर शहर की ओर जाने वाली चौड़ी सड़क से गुजरने वाली पहली मिनी बस पकड़ी जहां मैं लाइन के आखिर में उतर गई। फिर अपने डर के बावजूद जिंदगी में पहली बार मैं अकेले एक पीली टैक्सी में चढ़ी। अब आंगन अब आंगन में यह अंतहीन इंतजार। किससे बात करूं? अचानक बड़ी कंक्रीट की बिल्डिंग के एंट्रेंस हॉल की ओर जाने वाली सीढ़ियों के पास मुझे एक भीड़ में कुछ दोस्ताना चेहरे दिखे। उनके गाल धूल से काले थे। प्लास्टिक के सैंडल पहने 3 लड़के मुझे ध्यान से देख रहे थे। वे मुझे मेरे छोटे भाइयों की याद दिलाते हैं। आपका वजन 10 रियाल। मैंने उनमें से एक ने अपना पुराना टूटा फूटा तराजू हिलाते हुए मुझसे कहा, कुछ रिफ्रेशिंग चाहिए? दूसरा पूछता है, भाप से भरे गिलासों से भरी एक छोटी टोकरी पकड़े हुए ताज़ा गाजर का जूस। तीसरे लड़के ने अपनी सबसे अच्छी मुस्कान के साथ सुझाव दिया। यह एक छोटा सिक्का पाने की उम्मीद में अपना दाहिना हाथ को आगे बढ़ाता है। नहीं, मुझे प्यास नहीं लगी और मेरे मन में जो चल रहा है इसका उसका इससे कोई लेना देना नहीं है कि मेरा वजन कितना है। काश उन्हें पता होता कि मैं यहाँ क्यों आई हूँ। हैरान बेबस मैं फिर से उन कई बड़े चेहरों को देखती हूँ जो मेरे पास से तेजी से गुजर रहे हैं। अपने लंबे घूंघट में सभी औरतें एक जैसा दिखती हैं। किस तरह की? क्या मैंने क्या मैंने खुद को किसी मुसीबत में डाल लिया है? तभी मैंने देखा कि सफ़ेद शर्ट और काले सूट में एक आदमी मेरी तरफ आ रहा है। शायद जज या वकील। खैर, यह एक मौका है तो चलिए शुरू करते हैं। माफ़ कीजिए मिस्टर, मैं जज से मिलना चाहता हूँ। जज? उस तरफ सीढ़ियों से ऊपर वह जवाब देता है। मेरी मेरी तरफ मुश्किल से एक नज़र डाले और फिर भीड़ से गायब हो जाता है। अब मेरे पास कोई चारा नहीं है। मुझे अब मेरे सामने खड़ी सीढ़ियों से चढ़ना होगा। मदद पाने का यह मेरा आखिरी और एकमात्र मौका है। मुझे गंदा और शर्मिंदगी महसूस हो रही है, लेकिन मुझे अपनी कहानी बताने के लिए इस इंसानी सैलाब से गुजरने के लिए एक एक करके ये सीढ़ियाँ चढ़नी होंगी जो बड़े एंट्रेंस हॉल के पास पहुँचते पहुँचते और भी बड़ी हो जाती हैं। मैं लगभग गिर ही जाती हूँ, लेकिन मैं खुद को संभाल लेती हूँ। मैं इतना रोई कि मेरी आंखें सूख गई हैं। मैं थक गई हूँ। जब मैं आखिरकार मार्बल के फर्श पर कदम रखती हूँ तो मेरे पैर शीशे जैसे लगते हैं। लेकिन मुझे गिरना नहीं चाहिए, अभी नहीं। हॉस्पिटल की दीवारों जैसी सफ़ेद दीवारों पर मुझे अरबी में लिखा हुआ दिख रहा है, लेकिन मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ मैं लिखा हुआ पढ़ नहीं पा रही हूँ। मुझे अपने दूसरे साल में स्कूल छोड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा। ठीक है, उससे पहले जब मेरी ज़िंदगी एक बुरा सपना बन गई थी और अपने पहले नाम नजूद के अलावा मैं ज़्यादा नहीं लिख सकती, जो सच में शर्म की बात है। मुझे इधर उधर देखने पर मुझे ओलिव ग्रीन यूनिफॉर्म और कैपी पहने कुछ लोग दिखे। वे पुलिस वाले होंगे या फिर सैनिक। उनमें से एक ने अपना कंधे तक क्लाश्री को टांग रखी है। मैं काँप रही हूँ। अगर उन्होंने मुझे देख लिया तो वे मुझे गिरफ्तार कर सकते हैं। एक छोटी लड़की घर से भाग रही है, ऐसा नहीं हो सकता। काँपते हुए मैं चुपके से पहले गुजरते हुए घूंघट को पकड़ लेती हूँ, इस उम्मीद में कि उसमें छिपी अनजान औरत का ध्यान खींच सकूं। मेरे अंदर एक छोटी सी आवाज़ फुसफुसाती है, चलो नजूद। यह सच है कि तुम सिर्फ एक लड़की हो, लेकिन तुम एक औरत भी हो, और एक असली औरत। भले ही तुम्हें अभी भी यह मानने में दिक्कत हो रही है। मैं जज से बात करना चाहती हूँ। काले रंग की दो बड़ी आंखें मुझे हैरानी से घूर रही थी। मेरे सामने वाली महिला ने मुझे अपनी ओर आते नहीं देखा था। क्या? मैं जज से बात करना चाहता हूँ? क्या वह जानबूझकर मुझे समझ नहीं रही है ताकि वह मुझे आसानी से नज़रअंदाज कर सके, दूसरों की तरह? आप किस जज को ढूंढ रहे हैं? मैं बस एक जज से बात करना चाहती हूँ, बस इतना ही। लेकिन इस कोर्ट हाउस में बहुत सारे जज हैं। मुझे जज के पास ले चलो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा जज। वह चुपचाप मुझे देखती रही, मेरे पक्के इरादे से हैरान, जब तक कि मेरा एक तीखी सी चीख जिसने उसे पूरी तरह जमा दिया है। मैं एक सीधी सादी गांव की लड़की हूँ जिसके परिवार को राजधानी जाना पड़ा, और मैंने हमेशा अपने पिता और भाइयों की बात मानी है। हमेशा से मैंने हर बात के लिए हाँ कहना सीखा है। आज मैंने ना कहने का फैसला किया है। मेरे अंदर गंदगी भर गई है, गंदगी हो गई है। ऐसा लग रहा है कि मेरा एक हिस्सा मुझसे चुरा लिया गया हो। किसी को भी मुझे इंसाफ मांगने से रोकने का हक नहीं है। यह मेरा आखिरी मौका है, इसलिए मैं आसानी से हार नहीं मानूंगी। और यह
हैरान करने वाली नज़र जो उस बड़े हॉल के मार्बल की तरह ठंडी लगती है, जहाँ मेरी चीख अब अजीब तरह से गूंज रही है, मुझे चुप नहीं रहने देगी। लगभग दोपहर हो गई है। मैं घंटों से कोर्ट हाउस की इस बुलबुलिया में बेचैनी से भटक रहा हूँ। मैं जज से मिलना चाहती हूँ। मेरे पीछे आओ, आखिर में वह महिला कहती है और मुझे अपने पीछे चलने का इशारा करती है। दरवाज़ा भूरे रंग के कारपेट वाले कमरे में खुलता है। यह लोगों से भरा हुआ और सबसे आखिर में एक डेस्क के पीछे मूंछों वाला एक दुबला पतला आदमी हर तरफ से आ रहे सवालों का जवाब देने में बिजी है। आखिर में वह जज है। माहौल शोरगुल वाला है लेकिन सुकून देने वाला। मैं सुरक्षित महसूस कर रही हूँ। मैं एक दीवार पर सम्मान की जगह पर अली अंकल अली की फ्रेम की हुई तस्वीर पहचानती हूँ। मुझे स्कूल में हमारे देश के प्रेसिडेंट अली अब्दुल्ला अल साले की को यही बुलाना सिखाया गया है, जो 30 साल पहले से भी चुने गए थे। बाहर मुअज्जिन ने दोपहर की नमाज के लिए अजान दी और मैं भी बाकी लोगों की तरह दीवार के साथ लगी बुरी कुर्सियों में से एक पर बैठ गई। मेरे आसपास मुझे आंगन में गुस्से गुस्से में भीड़ में से जाने पहचाने चेहरों की झलक मिली, या यूं कहें कि जाने पहचानी आंखें। कुछ चेहरे मेरी तरफ अजीब अजीब तरह से मेरी तरफ झुके। उन्हें आखिरकार एहसास हो गया कि मैं हूँ। अब समय आ गया है। तसल्ली पाकर मैंने कुर्सी के पीछे अपना सिर लटका दिया और सब्र से अपनी बारी का इंतजार करने लगी। अगर भगवान है तो मैं खुद से कहती हूँ, तो उन्हें आने दो और मुझे बचा लो। मैंने हमेशा रोज़ 5 जरूरी नमाजें पढ़ी हैं। ईद उल फित्र के दौरान जब हम रमज़ान को, जो इस्लामी रोज़े का पवित्र महीना ख़त्म होने का जश्न मनाते हैं, मैं अपनी माँ और बहनों की खाना बनाने में मदद करती हूँ। मैं असल में बहुत अच्छी लड़की हूँ। हे भगवान, मुझ पर रहम करो। मेरा दिमाग आने जाने वाली तस्वीरों से चक्कर खा रहा है। मैं तैर रही हूँ। समुद्र शांत है, फिर पानी लहरों जैसा हो जाता है। मुझे दूर अपने भाई फेयर्स दिखाई देते हैं, लेकिन मैं उनके पास नहीं जा सकती। जब मैं उन्हें पुकारती हूँ तो वे मुझे नहीं सुनते, इसलिए मैं उनका नाम पुकारना शुरू कर देती हूँ। फिर हवा के तेज झोंके मुझे पीछे की ओर, किनारों की ओर उड़ा देते हैं। मैं संघर्ष करती हूँ, अपने हाथों को प्रोपेलर की तरह घुमाती हूँ। मैं खुद को वापस वहाँ नहीं जाने दूंगी जहाँ से मैंने शुरू किया था। लेकिन अब मैं किनारों के बहुत करीब हूँ और फेयर्स मेरी नज़र से ओझल हो गया है। मदद करो। मैं खारजी वापस नहीं जाना चाहती। नहीं, मैं वापस नहीं जाना चाहती। और मैं आपके लिए क्या कर सकती हूँ? एक एक आदमी की आवाज़ ने मुझे नींद ओ मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? एक आदमी की आवाज़ ने मुझे नींद से जगाया। यह एक अजीब सी धीमी सी आवाज़ थी। मेरा ध्यान खींचने के लिए तेज आवाज़ की ज़रूरत नहीं थी, बस कुछ शब्द फुसफुसाए। मैं आपके लिए क्या कर सकता हूँ? आखिरकार कोई मेरी मदद के लिए आया। मैंने अपना चेहरा रगड़ा और पहचाना। मेरे सामने खड़ा था मूंछों वाला जज। भीड़ चली गई, आंखें गायब हो गई और कमरा लगभग खाली हो गया। मैंने जवाब नहीं दिया, इसलिए वह आदमी फिर से कोशिश करता रहा। आप क्या चाहते हैं? इस बार मैंने तुरंत जवाब दिया, मुझे तलाक चाहिए। खर्जी 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 गांव में जहाँ मैं पैदा हुई हूँ, महिलाओं को खाना बनाना नहीं सिखाया जाता। जब मेरी माँ शोया करीब 16 साल की थी तो उन्होंने बिना किसी विरोध के मेरे पिता अली मोहम्मद अल अहदेल से शादी कर ली। और जब 4 साल बाद उन्होंने दूसरी पत्नी चुनकर परिवार बढ़ाने का फैसला किया तो मेरी माँ ने उनकी बात मान ली। इसी हार के साथ मैंने पहली बार अपनी शादी के लिए हाँ कर दी थी, बिना किसी यह एहसास के हुए कि क्या दांव पर लगा था। मेरी उम्र में आप खुद से ज़्यादा सवाल नहीं पूछते। एक दिन पूरी मासूमियत में मैंने माँ से एक सवाल पूछा था, बच्चे कैसे बनते हैं? जब तुम बूढ़ी हो जाओगी तो तुम्हें पता चल जाएगा। उसने मेरे सवाल को टालते हुए जवाब दिया, अपने हाथ को एक लहर के साथ। तो मैं बस अपनी बचपन वाली जिज्ञासा को वापस अलमारी में रख देती और अपने भाई बहनों के साथ बगीचे में खेलने चली जाती। हमारा पसंदीदा खेल लुका छिपी था और उत्तरी यमन में हज्जा प्रांत में वादी अल्लाह की घाटी में छिपने की बहुत सारी जगह थी जहां हम आसानी से खुद को छिपा सकते थे। पेड़ के तने, बड़ी चट्टानें, समय के साथ बनी गुफाएं,
जब बहुत ज़्यादा हम भाग दौड़ से हमारी सांस फूल जाती थी तो हम ठंडी घास में कूद जाते थे ताकि हरियाली के अपने छोटे छोटे घोंसले से सुकून पा सकें, जहां सूरज हमारी स्किन को सहलाता था और हमारे पहले से ही सांवले गालों को और टैन कर देता था। आराम और फ्रेश होकर हम मुर्गियों का पीछा करके और गधों को डंडों से चिढ़ाकर अपना और मनोरंजन करते थे। मेरी माँ ने 16 बच्चों को मेरी माँ ने 16 बच्चों को जन्म दिया और उनके लिए हर प्रेगनेंसी एक असली चुनौती थी। उन्होंने 3 मिसकैरेज का दुख चुपचाप मनाया और जन्म के समय ही अपने एक बच्चे को खो दिया। और क्योंकि कोई डॉक्टर नहीं था, मेरे 4 भाई बहन जिन्हें मैं कभी नहीं जान पाई, 2 महीने से 4 साल की उम्र के बीच बीमारी से मर गए। अम्मा ने मुझे वैसे ही जन्म दिया जैसा उसने अपने सभी बच्चों को जन्म दिया था, घर पर एक बुनी हुई चट्टान पर लेटी हुई, पसीने से तर, बहुत तकलीफ में, और भगवान से अपने नए जन्मे बच्चे की रक्षा करने की भीख मांगती हुई। कभी कभी मेरी जिज्ञासा शांत करने के लिए वह मुझसे मेरे आने के बारे में बात करती थी। तुम्हारे बाहर आने में बहुत देर हो गई है। कॉन्ट्रैक्शन आधी रात को सुबह करीब 2 बजे शुरू हुए और डिलीवरी आधे दिन तक चली। गर्मी के बीच में, बहुत ज़्यादा गर्मी में, वह शुक्रवार था, एक पवित्र दिन। अगर लेकिन अगर मैं किसी आम हफ्ते के दिन पैदा हुई होती तो भी ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अम्मा के हॉस्पिटल में बच्चे को जन्म देना का तो सवाल ही नहीं उठता। हमारा गांव घाटी के आखिर में था, किसी भी मेडिकल सुविधा से बहुत दूर, और खर्जी में सिर्फ 5 छोटे पत्थर के घर थे जहाँ कोई किराने की दुकान, गैराज, नाई की दुकान, सिटी हॉल या मस्जिद भी नहीं थी। वहाँ खच्चर के अलावा जाने का कोई रास्ता नहीं था। सिर्फ कुछ बहादुर पिकअप ड्राइवर की खाई के किनारे पथरीले रास्ते से जाने की हिम्मत करते थे। सड़क इतनी खराब थी कि उन्हें हर 2 महीने में अपने टायर बदलने पड़ते थे। तो सोचिए, अगर मेरी माँ ने हॉस्पिटल जाने का फैसला किया होता तो क्या होता। उन्होंने खुले में ही अपने बच्चे को जन्म दिया दिया होता। उम्मा कहती हैं कि मोबाइल मेडिकल क्लिनिक ने भी कभी खर्जी तक पहुंचने का रिस्क नहीं उठाया हो। जब भी वह मेरे सवालों से थक जाती और मुझे बताना भूल जाती कि आखिर में क्या हुआ था, मेरी कहानी, मैं अम्मा को प्रोत्साहित करती। लेकिन फिर हमारे घर में नर्स का काम कौन करता था? खैर, किस्मत से तुम्हारी बड़ी बहन जमीला वहाँ थी, हमेशा की तरह। उसी ने चिकन के चाकू से न- नाल काटने में मेरी मदद की। फिर उसने तुम्हें पहले नहलाया, फिर कपड़े में लपेटा। बेडोइन नाम है नजूद एक बेडोइन नाम है। लोग कहते हैं कि यह तुम्हारे दादा जाद ने तुम्हें दिया था। उमा, मेरा जन्म जून में हुआ था या जुलाई में या अगस्त के ठीक ठीक बीच में। यह वह पॉइंट है जहां अम्मा अक्सर चिड़चिड़ी होने लगती है। नजूद, तुम मुझे इस तरह परेशान करना कब बंद करोगी? और इससे मेरे सवाल खत्म हो गए। असल में वह मुझे जवाब देना बंद कर देती क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि क्या कहें, क्योंकि मेरा नाम किसी भी तरह से ऑफिशियल रजिस्टर में नहीं आता। गांव के इलाके में बिना पहचान पत्र की परवाह किए ढेरों बच्चे पैदा कर लेते हैं। जहाँ तक मेरे जन्म के साल की बात है, कौन जानता है, अंदाजे से मेरी माँ कहती है कि मैं लगभग 10 साल की होंगी, लेकिन मैं 8 या 9 साल की भी हो सकती हूँ। कभी कभी जब मैं जिद करती हूँ तो अम्मा अम्मा अपने बच्चों के जन्म का क्रम पता कर लगाने के लिए ध्यान से हिसाब लगाती है। अपने रेफरेंस पॉइंट के लिए वह मौसमों का इस्तेमाल करती है। रिश्तेदारी की मौत रिश्तेदारों की मौत, कुछ कजिन की शादी, घर बदलना वगैरह, यह सच में दिमाग की कलाबाजी है। और इसलिए सना में कोने की किराने की दुकान पर जाने से भी ज़्यादा मुश्किल हिसाब किताब के बाद वह हर बार यह नतीजा निकालती है कि जमीला सबसे बड़ी बच्ची है, उसके बाद मोहम्मद पहला लड़का, और परिवार का दूसरा आदमी जिसके पास मेरे पिता के ठीक बाद फैसले के लेने का अधिकार है। उसके बाद मोना रहस्यमयी और फारिस जल्दबाज है, और फिर मैं। मेरे बाद मेरी प्यारी बहन हाइफा, जो लगभग मेरी ही लंबाई की है। आखिर में मुराद, अब्दो, असील, खालिद, और आखिरी छोटी लड़की घुंघराले बालों वाली रवादा। जहाँ वह डोबदा की बात कर रही है, मेरी चाची और मेरे पिता की दूसरी पत्नी, जो उनके दूर के कजिन में से एक भी है। उनके 5 बच्चे हैं। अम्मा एक अच्छी अंडा देने वाली मुर्गी है। अम्मा, मोना अक्सर हंसते हुए कहती हैं, जब उसने हमारी माँ को चिढ़ाने का मन करता है। और मुझे याद है
कि मैं एक से ज़्यादा बार सुबह उठकर देखती थी कि अम्मा के बिस्तर पर एक नया बच्चा है और वह कुड़कुड़ाती है। वह कभी नहीं रुकती। लेकिन अम्मा को याद है कि एक बार फैमिली प्लानिंग नाम की एक संस्था के प्रतिनिधि उनसे मिलने के लिए आए थे। उन्होंने उन्हें प्रेग्नेंट होने से बचने के लिए गोलियों का प्रिस्क्रिप्शन दिया था और वह समय समय पर जब उन्हें याद आता तो उन्हें ले लेती। लेकिन 1 महीने बाद उन्हें बहुत परेशानी हुई। उनका पेट फिर से फूलने लगा और उन्होंने तय किया कि ज़िंदगी ऐसी ही है, कभी कभी आप नेचर के खिलाफ नहीं जा सकते। खर्जी खर्जी नाम खर्जी नाम बहुत अच्छा है। खर्जी नाम बहुत अच्छा है। अरबी में खर्जी का मतलब है बाहर। दूसरे शब्दों में धरती के कोने पर। ज़्यादातर जियोग्राफर इस छोटी सी जगह को किसी मैप पर देखने की जहमत भी नहीं उठाते। बस इतना कहते हैं कि खर्जी सना के उत्तर में उत्तर पश्चिमी यमन के एक जरूरी शहर हज्जा से ज़्यादा दूर नहीं है। इस छोटी सी खोई हुई जगह और राजधानी के बीच पक्की सड़क पर कम से कम 4 घंटे लगते हैं और रेत और मलबे पर भी उतने ही घंटे लगते हैं। जब मेरे भाई सुबह क्लास के लिए निकलते हैं तो वे स्कूल पहुंचने के लिए अच्छे खासे 2 घंटे पैदल चलते थे, जो घाटी के एक बड़े गांव में था। स्कूल सिर्फ उनके लिए था क्योंकि मेरे पिता ने, जो बहुत प्रोएक्टिव आदमी थे, लड़कियों को बहुत नाजुक और कमज़ोर समझते थे कि वे उन लगभग सुनसान रास्तों पर अकेले न निकले जहाँ पर कैक्टस के पीछे खतरा छिपा होता है। इसके अलावा न तो उन्हें और न ही मेरी माँ को पढ़ना लिखना आता था, इसलिए उन्होंने भी अपनी लड़कियों को पढ़ाने लिखाने की कोई ज़रूरत नहीं लगती थी। ग्रामीण इलाकों में ज़्यादातर महिलाएं अनपढ़ हैं, तो मैं बाहर के माहौल में स्कूल में बड़ी हुई। अम्मा ने बच्चों की देखभाल करते करते हुए देखती रही और उस दिन मैं प्रतीक्षा में बेचैनी की मैं इतना बड़ी हो जाऊंगी कि मैं अपने बड़ी 2 बहनों जमीला और मोना के साथ छोटे पीले जेरी कैन के झरने से पानी के लिए निकलूं। यमन की जलवायु इतनी शुष्क है कि निर्जलीकरण से बचने के लिए सभी को हर दिन कई लीटर पानी पीना पड़ता है। जैसे जैसे ही मैंने चलना सीखा, नदी मेरे मुख्य ठिकाने में से एक बन गई थी। यह घर के केवल कुछ ही गज नीचे से बहती थी और हमारे लिए काफ़ी उपयोगी थी। अम्मा ने हम वहाँ हमारे कपड़े धोए और हर भोजन के बाद खाना पकाने के बर्तनों को इसके साफ पानी में धोया। सुबह पुरुषों के खेतों में जाने के बाद महिलाएं ऊंचे पेड़ों की छाया में धोने के लिए नदी पर चली जाती थी। तूफानी दिनों में हम बिजली और बारिश से घर में शरण लेते थे, लेकिन जैसे ही सूरज की किरणें फिर से बादलों को चीरती हुई आती, हम बच्चे नदी की ओर वापस भागते। इसके किनारे को बहने से रोकने के लिए मेरे भाई इसके बहाव को रोकने के लिए छोटे छोटे बांध बनाते थे। स्कूल से घर लौटते समय लड़के तंदूर के लिए टहनियाँ इकट्ठा करते थे ताकि आग जला सके। तंदूर मिट्टी का पारंपरिक गोल ओवन होता है जिसमें हम खोबज यानी यमनी रोटी पकाते हैं। खबोज ओके खोबोज यानी यमनी रोटी पकाते हैं। मेरी बड़ी बहनें इन कुरकुरी चपटी रोटियों को बनाने में माहिर थी, जिन पर हम कभी कभी शहद डालते थे, जिसे बड़े लोग यमन का सोना कहते हैं। हमारे इलाके का शहद खासतौर पर मशहूर है और मेरे पिता के पास मधुमक्खियों के कई छत्ते थे जिनके वे बहुत प्यार से देखभाल करते थे। अम्मा हमें यह बताती हुई कभी नहीं थकती थी कि शहद सेहत के लिए अच्छा है और एनर्जी देता है। रात का खाना पारंपरिक तौर पर सोफारा के चारों ओर खाया जाता था, जो जमीन पर बिछा हुआ एक कपड़ा होता है, जिसे कई अरब मुसलमान खाने के समय टेबल की जगह इस्तेमाल करते हैं। जैसी अम्मा गर्मा गर्म स्टू पोट पर साल्टा रखती तो खुशबूदार मेथी की चटनी में बीफ या मटन का मसालेदार रेगू होता है। हम चावल और मीट के छोटे छोटे गोले बनाने में लग जाते थे, जो तेजी से हमारे गले के नीचे उतर जाते थे। अपने माता पिता की नकल करके हमने सीधे सर्विंग डिश से खाना सीखा, न प्लेट से, न कांटे से, न चाकू से। यमन के गाँव में हम ऐसे ही खाते हैं। कभी कभी अम्मा हमें घाटी के बीचों बीच हर शनिवार लगने वाले बाजार में ले जाती थी और हमारे लिए यह एक बड़ी सैर होती थी। हम सामान खरीदने के लिए गधों पर वहां जाते थे। अगर धूप बहुत तेज होती तो अम्मा अपने चेहरे के एक बड़े हिस्से को ढकने वाले काले घूंघट के ऊपर एक पुआल की टोपी पहन लेती थी। वह सूरजमुखी की तरह दिख रही थी।
हम सूरज की रोशनी में खुशी खुशी कर रहे थे। एक यह एक सादा शांतिपूर्ण जीवन था जिसमें जिसमें बिजली या पानी नहीं था। एक झाड़ी के पीछे टॉयलेट, ईंटों की छोटी दीवारों के बीच बस एक छेद था। कुछ कुशन रखे हुए थे और उसे सादे ढंग से सजाया गया था। फर्श पर हमारे फर्श पर हमारे घर का मेन कमरा रात में बेडरूम बन जाता था। एक कमरे से दूसरे कमरे में जाने के लिए हमें बीच का आंगन पार करना पड़ता था, जो गर्मियों में हमारा लिविंग रूम बन जाता था और हमारे परिवार की कभी सभी ज़रूरतों के हिसाब से खुद को ढाल लेता था। अम्मा वहाँ एक आउटडोर किचन बनाती थी, जहाँ लकड़ी की आग पर साल्टास उबालती थी, जबकि वह सबसे छोटे बच्चों को देखभाल करती थी। मेरे भाई ताज़ी हवा में अल्फ़ाबेट पढ़ते थे और हम लड़कियां पुआल के गद्दे पर झपकी लेती थी। मेरे पापा अक्सर घर पर नहीं रहते थे। वह अक्सर सुबह होते ही अपने जानवरों को चराने के लिए बाहर ले जाते थे। उनके पास 80 भेड़ें और 4 गायें थीं, उन जिनसे हमें मक्खन, दही, मुलायम सफ़ेद चीज़ बनाने के लिए काफ़ी दूध मिलता था। जब भी वह हमारे पड़ोसियों से मिलने जाते थे तो वह हमेशा अपने अपने जाना के ऊपर एक भूरी जैकेट पहनते थे और अपने बेल्ट पर जाम्बिया नाम का एक रस्मी खंजर पहनते थे। मेरे देश के सभी मर्द यह तेज हाथ से सजा हुआ खंजर पहनते थे, जिसे यमनी समाज में अधिकार, मर्दानगी और इज्जत का प्रतीक माना जाता है। और यह सच है कि इससे हमारे पापा को एक तरह का आत्मविश्वास मिला, एक खास स्टाइल का एहसास हुआ। मुझे अपने अब्बा पर गर्व था, लेकिन जैसा कि मैं समझती हूँ यह हथियार सिर्फ सजावट से कहीं ज़्यादा है, क्योंकि हर कोई सबसे सुंदर जामिया पहनने वाला बनना चाहता है और उनकी कीमत इस बात पर निर्भर करती है कि हैंडल प्लास्टिक, हाथी दांत या असली गैंडे के सींग का बना है। हमारे आदिवासी कल्चर के कोड के अनुसार इन खंजरों का इस्तेमाल सेल्फ डिफेंस में या बहस के दौरान किसी दुश्मन पर हमला करने के लिए करना मना है। इसके उलट जाम्बिया का इस्तेमाल झगड़े सुलझाने में मदद के लिए किया जा सकता है और सबसे बढ़कर यह आदिवासी न्याय का प्रतीक है। मेरे पिता ने कभी सोचा भी नहीं होगा कि उन्हें कभी इसकी जरूरत पड़ेगी, जबकि वह बदकिस्मत दिन नहीं आया जब हमें 24 घंटे के अंदर अपने गांव से भागने पर मजबूर होना पड़ा। जब यह स्कैंडल सामने आया तब मैं 2 से 3 साल की थी। हालात बहुत अजीब थे। अम्मा हेल्थ प्रॉब्लम की वजह से राजधानी सना में थी और शायद उनकी गैर मौजूदगी से जुड़े कारणों से, जिनकी डिटेल्स मुझे उस समय पता नहीं थी, मेरे पिता और खारजी में दूसरे गांव वालों के बीच एक हिंसक झगड़ा हो गया। बहस के दौरान मेरी बहन मोना का नाम बार बार आ रहा था। फिर यह तय हुआ कि झगड़े को कबीलाई तरीके से सुलझाया जाएगा, जिसमें मुख्य किरदारों के बीच जाम्बिया और रियाल के नोटों के बंडल रखे जाएंगे। लेकिन बात बिगड़ गई और प्रोटोकॉल तोड़ते हुए तलवारें खिंच गई। दूसरे गांव वालों ने मेरे परिवार पर खारजी की इज्जत को कुचलने और उसकी इज्जत खराब करने का आरोप लगाया। मेरे पिता बहुत परेशान थे। उन्हें लगा कि उन्हें धोखा दिया गया है और लोगों ने उन्हें नीचा दिखाया है, जिन्हें वे अपने दोस्त समझते थे। मुझे बस इतना पता था कि मोना, जो हमारे परिवार की दूसरी बेटी थी और ज़्यादा से ज़्यादा 13 साल की थी, ने अचानक शादी कर ली। आखिर हुआ क्या था? मैं इतना छोटी थी कि मैं समझ नहीं पा रही थी। एक दिन मुझे पता चला लेकिन उस समय मुझे बस इतना पता था कि हमें तुरंत निकलना होगा और सब कुछ पीछे छोड़ना होगा। गाय, भेड़, मुर्गियां, मधुमक्खियां और हमारी यादें, जिसे मैं स्वर्ग का एक छोटा सा कोना समझती थी। सना में हमारा पहुंचना एक बड़ा झटका था। राजधानी धूल और शोर से भरी हुई थी, जिसकी आदत डालना मुश्किल था। हरी भरी वादी, लागाटी और फैले हुए शहर के बंजरपन के बीच का अंतर बहुत बुरा था, क्योंकि शहर के पुराने दिल के बाहर, जहाँ सुंदर पारंपरिक एडोब घर हैं, जिनकी खिड़कियां पर लेसदार सफ़ेद डिजाइन बने हुए हैं, शहरी नज़ारा उदास कंक्रीट की इमारतों का एक अजीब सा मिश्रण बन जाता है। सड़क पर मैं ठीक उसी लेवल पर थी जहाँ सभी एग्जॉस्ट पाइप से डीजल का धुआं निकल रहा था, जिससे मेरा गला खराब हो गया था। मुश्किल से कोई पार्क था जहां हम बच्चे दौड़ सके और खेल सके, और ज़्यादातर
अम्यूज़मेंट पार्क के लिए आपको टिकट खरीदना पड़ता था, इसलिए वहाँ सिर्फ अमीर लोग ही जाते थे। हम अलका के पड़ोस में कूड़े से भरी गली में एक झुग्गी झोपड़ी वाली बिल्डिंग के ग्राउंड फ्लोर पर रहने चले गए। अब्बा उदास था, वह मुश्किल से बोलता था, उसकी भूख मर गई। बिना डिप्लोमा वाला एक आम अनपढ़ किसान इस राजधानी में अपने परिवार का गुजारा कैसे कर सकता था, जो पहले से ही बेरोजगार लोगों के बोझ तले दबी हुई थी। दूसरे गांव वाले पहले ही यहाँ अपनी किस्मत आजमाने आए थे, लेकिन उन्होंने मुश्किलों का सामना करना पड़ा। कुछ आदमी अपनी पत्नियों और बच्चों को चौकों में भीख मांगने के लिए भेजने पर मजबूर हो गए थे। दरवाजे खटखटाने पर मेरे पिता को आखिरकार लोकल सैनिटेशन अथॉरिटी में स्वीपर की नौकरी मिल गई। इतनी सैलरी पर कि मुश्किल से हमारा किराया निकल पाता था, और जब भी हम उसमें देर करते तो हमारा मकान मालिक हम पर गुस्से से चिल्लाता। अम्मा रोती और कोई भी उसका दुख कम नहीं कर पाता था। जब वह 12 साल की थी तो परिवार का चौथा बच्चा फेरिस उन चीज़ों को चाहने लगा जो उसकी उम्र के सभी लड़के चाहते थे। वह हर दिन अपने लिए कैंडी, स्टाइलिश ट्राउजर और नए जूते खरीदने के लिए पैसे मांगता था, जैसे हम बिलबोर्ड के एड में देखे थे। सुंदर एकदम नए जूते जिनकी कीमत हमारे पापा की एक महीने की सैलरी से भी ज़्यादा होती है। स्वभाव से खुशमिजाज और गुस्सैल फेरिस ज़्यादा ज़्यादा से ज़्यादा मांगता रहता था, और मेरे मम्मी पापा को धमकी भी देने लगा था कि अगर उन्होंने उनकी उसकी इच्छाएं पूरी नहीं की तो वह भाग जाएगा। वह यह दिखावा करता है कि वह यह सच है, लेकिन वह फिर भी मेरा पसंदीदा भाई था। कम से कम वह मुझे मेरे सबसे बड़े भाई मोहम्मद की तरह नहीं मारता था, जो परिवार के मुखिया की तरह काम करता था। मैं फेरिस की उसके एम्बिशन, उसकी एनर्जी, उसके सबके रिएक्शन की चिंता किए बिना सबके सामने खड़े होने के एक तरीके की तारीफ करती थी। वह फैसला लेता था और वह फैसला लेता था और उन पर टिका रहता था, भले ही उसे पूरे परिवार को क्यों न संभालना पड़े। एक दिन हमारे पापा के बहस के बाद वह घर से चला गया और वापस नहीं आया। जिंदगी में पहली बार मैंने अब्बा को रोते देखा। अपना दुख दूर करने के लिए वह कुछ पुराने जान पहचाने वालों के साथ लंबा समय पर खट चबाने लगा। आखिर में उनकी नौकरी चली गई और अम्मा को बुरे सपने आने लगे। और मेन कमरे में जहां हम बच्चे उनके पास ज़मीन पर बिछे छोटे गद्दों पर सोते थे, मैं आधी रात में कई बार उनके रोने से जाग जाती थी। वह परेशान थी और यह दिख रहा था। फेरिस बिना कोई निशान छोड़े चला गया, सिवाय एक छोटी सी चीज़ के, एक रंगीन पहचान वाली फ़ोटो जिसे मोहम्मद ने अपने बटुए के सबसे गहरे हिस्से में संभाल कर रखा था। इसमें कोई शक नहीं, उस फोटो में फेरिस ही था, सिर ऊंचा करके, अपने घुंघराले बालों, भूरे बालों पर सफ़ेद पगड़ी बांधे। बेशक उसे बड़ा दिखने के लिए वह शरारती चमकती आंखों से सीधे कैमरे में घूर रहा था। और फिर उनकी फ़्लाइट के 2 साल बाद हमें एक अचानक फ़ोन आया, जो ज़िंदगी का पहला संकेत था। सऊदी अरब। हमारे लाइन के दूसरे छोर पर सुना, सब ठीक है? चरवाहा, मैं एक चरवाहा के रूप में काम कर रहा हूँ, मेरी चिंता मत करो। उसकी आवाज़ बदल गई है। वह ज़्यादा कॉन्फिडेंट लग रहा था, लेकिन मैंने उसे तुरंत पहचान लिया। लेकिन लाइन जो स्टैटिक्स से कड़क रही थी जल्द ही बंद हो गई। फेरिस इतनी दूर कैसे पहुंच गया? वह असल में किस शहर में था? क्या वह इतना लकी था कि प्लेन पकड़कर बादलों में उड़ गया? और सऊदी अरब असल में कहाँ था? क्या वह जहाँ था वहाँ कोई समुद्र किनारा था? मेरे मन में बहुत सारे सवाल थे। मैंने अब्बा, उम्मा और मोहम्मद को यह अंदाज़ा लगाते हुए सुना कि फेरिस बच्चों की ट्रैफिक का शिकार हुआ है, जो यमन में अक्सर होता है। इसका मतलब था कि उसे कुछ गोद लेने वाले माता पिता मिल गए थे। शायद वह आखिरकार खुश था, और आखिरकार उसने अपने लिए एक कैंडी और नीली जीन्स खरीद सका जो वह इतना चाहता था। जहाँ तक मेरी बात है, मुझे उसकी बहुत याद आई। उसके नुकसान को भूलने के लिए मैं अपने सपनों में खो गई। पानी के सपने, नदियों के नहीं। पानी के सपने नदियों के नहीं, बल्कि समुंदर के। मैं हमेशा से एक समुद्री कछुए जैसा बनना चाहती थी, ताकि मैं अपना सिर पानी के नीचे डाल सकूं। मैंने कभी समुद्र नहीं देखा। अपने रंगीन पेंसिलों से मैं अपनी छोटी नोटबुक में लहरें बनाती थी। मैं कल्पना करती थी कि वे
हरी या नीली होंगी, वे नीले हैं। मेरी गर्लफ्रेंड मालिक ने एक दिन मेरे कंधे पर देखते हुए मुझे बताया, मलक और मैं एक दूसरे से अलग नहीं हो सकते। मैं उससे अलका पड़ोस के स्कूल में मिला था, जहाँ मेरे माता पिता आखिरकार मेरा एडमिशन कराने के लिए मान गए थे। रेसेस के दौरान हम अक्सर कंचे खेलते थे। क्लासरूम से भरे हुए 70 स्टूडेंट में से सभी लड़कियां वह मेरी सबसे अच्छी दोस्त थी। मैंने वहाँ अपने पहले साल में बहुत अच्छा किया था और अभी अभी अपना दूसरा साल शुरू किया था। मलक मलक सुबह मुझे लेने आती थी और हम साथ स्कूल में जाते थे। ब्लू, तुम्हें कैसे पता? मैंने उससे पूछा। छुट्टियों में मेरे माता पिता मुझे अल हुदैदा में ले जाते हैं। यह लाल सागर के पास है। पानी का स्वाद कैसा है? यह नमकीन है। और रेत, वह भी नीली है? नहीं, यह पीला है और यह बहुत मुलायम है। काश तुम्हें पता होता। और समुद्र में क्या होता है? और समुद्र में क्या है? नावें, मछलियाँ और तैरते हुए लोग। मलक ने मुझे बताया कि उसने वहीं तैरना सीखा था। मैंने कभी स्कूल के पूल में भी पैर नहीं डाला था, इसलिए मैं हैरान थी। मैंने कितनी भी कोशिश की थी, वह पानी की सतह पर कैसे रहती है, मैं यह रहस्य कभी नहीं समझ पाई। मुझे बस इतना याद है कि खर्जी में जब भी मैं नदी के बहुत पास नदी के बहुत पास जाती थी, अम्मा हमेशा मुझे चेतावनी देते हुए चिल्लाती, सावधान रहना, अगर तुम गिरे तो डूब के मर जाओगे। मलक ने मुझे बताया कि उसकी माँ उसके लिए सुंदर रंगों का एक स्विमिंग सूट खरीदा था। वह खुद भी बुर्ज और बड़ी सीढ़ियों वाले रेत के महल बना सकती थी, जो बाद में लहरों से में पिघल जाते थे। एक दिन उसे अल हुदैदा में लाई एक बड़ी सीप मेरे कान के पास रखी। और तुम और तुम समुद्र की आवाज़ सुनोगे। लहरें, लहरें, ओहो, मुझे लहरें सुनाई दे रही हैं, मैं चिल्लाई। यह अविश्वसनीय है। मेरे लिए पानी सबसे ज़्यादा बारिश है, जो यमन में बहुत कम होती जा रही है। कभी कभी गर्मियों के बीच में ओले गिरने से हम चौंक जाते थे। कितनी खुशी होती थी। हम बच्चे छोटे छोटे ओले एक बेसिन में इकट्ठा करने के लिए सड़क पर भागते थे। मैं उन्हें गर्व से गिनती थी, क्योंकि स्कूल में मैंने 1 से 100 तक गिनना सीखा था। जब बर्फ़ पिघल जाती थी तो हम अपने चुराए चेहरे पर ठंडा पानी छिड़क कर मजा करते थे। खारजी से हमारे जल्दबाजी से निकलने के बाद महीने बाद हमारा मोना हमारे साथ सना में रहने आई थी। जब तब से वह काफ़ी उदास रहती थी, लेकिन उन बहुत ज़्यादा ओलावृष्टि के बाद वह कभी कभी हमारी खुशी में शामिल हो जाती थी। मोना अपने पति के साथ आई थी, जिसने अचानक उसकी ज़िंदगी पर कब्जा कर लिया था। और जैसे जैसे साल बीतते, उसने धीरे धीरे अपनी नेचुरल मुस्कान, मजाकिया अंदाज और वह सेंस ऑफ ह्यूमर वापस पा लिया, जिससे उम्मा अक्सर चिढ़ जाती थी। मोना 2 प्यारे बच्चों, मुनीरा और नासिर को दुनिया में लाई, जिनसे वह खुश हो गई। हमारा परिवार और उसके पति का परिवार करीब आ गया, और इस बात को पक्का करने के लिए उन्होंने मेरे बड़े भाई मोहम्मद की शादी उनके जीजा की बहन से करने की बात की, जो सिगर की परंपरा के अनुसार थी। लेकिन यह सब इतना अच्छा था कि ज़्यादा दिन नहीं चला। एक दिन मोना का पति गायब हो गया, और मेरी बड़ी बहन जमीला भी। क्या वे भी फॉरेस्ट की तरह सऊदी अरब में अपनी किस्मत बनाने और शायद हमारे लिए कुछ इलेक्ट्रॉनिक खिलौने या कलर टेलीविज़न लाने की उम्मीद में भाग गए थे? मेरे मम्मी पापा के कमरे में उनके दोनों के बारे में बहुत कानाफूसी होती थी, लेकिन हम बच्चों को कोई भी सवाल पूछने की सख्त मनाही थी। बस इतना याद है कि उनके रहस्यमय तरीकों से गायब होने के ठीक बाद मुझे बहुत मुझे बहुत से बाद में समझ आया कि मोना फिर से चिड़चिड़ी और मूडी हो गई है। ज़्यादातर समय वह उदास और डिप्रेस्ड रहती थी। फिर अचानक वह जोर से हंस पड़ती, जिससे उसकी नेचुरल सुंदरता फिर से लौट आती थी, जिससे उसकी बड़ी भूरी आंखें और नाजुक चेहरे और भी निखर जाते थे। में सच में बहुत चार्म था। चाहे उसका दिन अच्छा हो या बुरा, मोना हमेशा मेरे साथ बहुत प्यार करती थी, जहाँ यहाँ तक कि प्रोएक्टिव भी थी। एक तरह से माँ जैसा एहसास। कभी कभी वह मुझे अपने साथ हेले एवेन्यू पर विंडो शॉपिंग के लिए ले जाती थी, और अपने कपड़ों को की दुकानों के लिए मशहूर है। खिड़की पर लगे डिस्प्ले को जलन से देखते हुए मैं स्कीविन और इवनिंग गाउन, लाल स्कर्ट, नीले, बैंगनी, पीले और हरे रंग के स्लिक ब्लाउज को बहुत पसंद करती थी। मुझे लगा था कि
मैं किसी राजकुमारी में बदल गई हूँ। वहाँ शादी के कपड़े भी हैं जो फिल्म के कॉस्ट्यूम या जादुई परियों की कहानी वाले गाउन जैसे दिखते हैं, बहुत सुंदर। सपनों की चीज़। 2008 में फरवरी की एक शाम जब मैं घर पहुंची थी, अब्बा ने मुझे बताया कि उसके पास एक अच्छी खबर है, नजूद, तुम्हारी शादी होने वाली है।